और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आज से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, 5 जिलों में हल्की बरसात के आसार, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। पंजाब पुलिस ने 13 महीने बाद शंभू खनौरी बॉर्डर खाली कराए, बुलडोजर से किसानों की शेड तोड़े, डल्लेवाल पंधेर समेत 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए। पशु चिकित्सकों के हरियाणा में 157 खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती, हरियाणा सरकार ने की पूरी तैयारी। बुनियादी लेवल 3 परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी, 26 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक होगी परीक्षा। हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस बदलेगा, NEP 2020 के तहत तैयार किया जा रहा है, आसान और प्रभावी बनाने पर रहेगा फोकस। UPSC परीक्षा में EWS कोटे में नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। जरूरी खबर, अनजान कॉल्स को कभी न करें मर्ज, NPCI की चेतावनी, नहीं तो बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। और 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स, स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर 7 मिनट संपर्क टूटा, फ्लोरिडा समुद्र तट पर हुई सेफ लैंडिंग। और अब खबरें विस्तार से। होली के बाद से ही हरियाणा में गर्मी ने धीरे धीरे अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब धूप में बैठना तो दूर, बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। गर्म कपड़ों के दिन लग चुके हैं और घरों में AC व कूलर चल पड़े हैं। इस महीने में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं। इस दौरान हवाओं की दिशा उत्तर पूर्वी हो जाने से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार बता दें कि यह आज यानी 20 और कल 21 मार्च को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने और दिन के तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना जताई गई है। वहीं रात के तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते आज यानी 20 मार्च को प्रदेश के राजस्थान से लगे जिलों यानी कि सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में हल्की बरसात के आसार जताए गए हैं। भारत डाक विभाग संचार मंत्रालय ने ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS भर्ती जनवरी 2025 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जांचने की लिंक सक्रिय कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देश भर में कुल मिलाकर 21,413 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए कोई भी लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से विकल्प फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 9वीं कक्षा से ही बच्चों को JEE व नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए बुनियाद कार्यक्रम को शुरू किया गया है। जो भी विद्यार्थी 9वीं और 10वीं कक्षा से ही नीट व JEE परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वह इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत चयनित विद्यार्थियों को 9वीं और 10वीं कक्षा में ही नीट व JEE की बेसिक कोचिंग दी जाती है। बच्चों को 3 दिन केंद्रों में और 3 दिन ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग दी जाती है। JEE और नीट की परीक्षा की तैयारी में जुटे सरकारी स्कूलों के जिन विद्यार्थियों ने बुनियादी लेवल 2 की परीक्षा पास कर ली है, अब वे लेवल 3 की परीक्षा में शामिल होंगे। इन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। यह परीक्षा 26 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक चलने वाली है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बुनियादी लेवल 3 परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे बुनियादी लेवल 3 ओरिएंटेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया है। बुनियाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ आएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से कुल 16,50,000 रुपए का बजट जारी किया गया है। हर जिले को 75,000 रुपए मिलेंगे। पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू और खरौरी बॉर्डर को खाली करा दिया है। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया है। इस दौरान 200 किसानों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद बुलडोजर से किसानों के बनाए शेड तोड़ दिए गए। वहीं पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद आज हरियाणा पुलिस भी दोनों बॉर्डर पर पहुंचेगी, जिसके बाद सीमेंट की बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। इसके बाद शंभू बॉर्डर से GT रोड को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच बुधवार को 7वीं वार्ता भी बेनतीजा साबित रही। इसमें किसान नेता समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए थे। किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने आप सरकार पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया, तो वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग ने भी इसे किसानों से विश्वासघात बताया है। जबकि सुखबीर बादल ने कहा कि भगवंत मान सरकार किसानों की मांगों को सुनने तक को तैयार नहीं है। वहीं विक्रम मजीठिया ने इसे धक्केशाही करार दिया।
हरियाणा में पशु चिकित्सक बनने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि हरियाणा सरकार राज्य में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करेगी। इन खाली पदों की संख्या 157 है, जिन पर यह भर्ती की जाएगी। विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक शक्ति रानी शर्मा ने पूछा कि कालका में बीते 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पशु चिकित्सकों के भरे गए रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है। वहीं पशु चिकित्सकों के बाकी बचे हुए पदों को कब तक भरने की संभावना है। वर्तमान में पशुपालन विभाग में खाली पड़े पशु चिकित्सकों के पदों की संख्या कितनी है। इस पर मंत्री ने बताया कि पशु चिकित्सकों की कालका में 10 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्ष 2022 व 2023 में सिर्फ एक पद रिक्त था, इसे भी वर्ष 2024 में भर दिया गया था। वहीं प्रदेश में पशु चिकित्सकों के 1184 स्वीकृत पदों में से 157 पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। ऐसे में अब सरकार पशु चिकित्सकों के खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में था वो, दैट वाज माय फेवरेट 100 ऑफ योर्स। आमिर भाई, एक फोटो मिलेगा क्या? हाँ। ने जल्द भरा जाएगा। ऐसे में अब सरकार पशु चिकित्सकों के खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही में 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती पर हंगामा हुआ। वहीं सदन से गैर हाजिर अधिकारियों पर स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुरंत अधिकारियों को सदन में उपस्थित होना चाहिए, उनकी उपस्थिति सदन में अनिवार्य है। वहीं जींद की सफेदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने सीएम से कहा कि अविवाहितों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में नौकरी ही दिलवा दो, कम से कम 15,000 रुपए मिल जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि आने वाले 6 महीनों में एक भी सड़क हरियाणा की टूटी नहीं होगी, सभी सड़कों की मरम्मत होगी। रामकुमार गौतम ने पुलिसकर्मियों की कम तनख्वाह का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनकी सैलरी चंडीगढ़ व पंजाब से काफी कम है। यहाँ के पुलिस वाले 14-14 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 30,000 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ में वह 80-80 हजार रुपए ले रहे हैं। इस कारण से ही वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यदि उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वह पैसे भी कम लेंगे। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। गन कल्चर रोकने को लेकर सिंगर मासूम शर्मा के 3 गाने बैन करने पर हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। सिंगर मासूम शर्मा ने सवाल पूछा कि सरकार ने तड़के पावे की लाश नहर में गाने को क्यों बैन नहीं किया। वहीं इस गाने के सिंगर गजेंद्र फोगाट ने मासूम शर्मा को लेकर कहा कि ये कलाकार उनके लेवल का नहीं है, फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी कर रहा है। फोगाट इस वक्त हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के पब्लिसिटी विंग के OSD हैं। खास बात ये है कि दोनों किसी भी इंटरव्यू में एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि सरकार ने कुछ दिन पहले मासूम शर्मा के 3 गाने ट्यूशन बदमाशी का, खटोला 2 और 60 मुकदमे को बैन कर दिया था। मासूम के अलावा अंकित बालियान का गाना भरी कोट में और नरेंद्र भगाना का भाई तेरा गुंडा से भी बैन किया है। मासूम शर्मा ने एक सोशल मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि उनका यानी गजेंद्र फोगाट खुद का तो कुछ चल नहीं रहा, दूसरों की टांग खींच रहे हैं। मासूम शर्मा ने आगे कहा कि सरकार ने अगर कानून बनाया है तो वह उनका समर्थन करते हैं, मगर इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। गन कल्चर के गानों पर रोक पूरे देश में एक समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर हरियाणवी गाने डिलीट कर दिए तो युवा पंजाबी सुनेंगे। सरकार गन कल्चर के साथ गंद कल्चर पर भी रोक लगाए, गंदे गानों पर भी रोक लगाई जाए। गाने बैन के बीच हरियाणवी इंडस्ट्री के कई कलाकार मासूम शर्मा की सपोर्ट में दिखाई दिए। इनमें कुलविंदर दनोदा उर्फ केडी, बिंदर दनोदा, अमित ढुल, सोनिका सिंह, सीमन कैथोलिक, कीर्ति कुमार सत्ता भी शामिल है। सभी कलाकारों का कहना है कि अगर सरकार गन कल्चर वाले गानों पर कार्रवाई कर रही है तो फिर मासूम शर्मा के गानों पर ही क्यों, बाकी सभी गानों को भी हटाया जाए। चंडीगढ़ में श्रवण पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही कुरुक्षेत्र में किसानों का गुस्सा भड़क उठा। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शंभू बॉर्डर की ओर कूच करने का ऐलान किया है। उधर पुलिस प्रशासन किसानों के ऐलान के बाद अलर्ट हो गया है। किसान आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई पर शहीद भगत सिंह किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। यूनियन ने किसानों से शंभू बॉर्डर पर जुटने का आह्वान किया है। यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द किसान नेता को रिहा नहीं किया तो किसान सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने सरकार पर किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों और संगठनों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। किसानों के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि पुलिस किसानों की हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र डिजाइन, सैंपल प्रश्न पत्र और मूल्यांकन योजना को तैयार करने का काम तेज कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस काम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के अनुरूप किया जा रहा है। बुधवार को बोर्ड कार्यालय में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, सैनिक विज्ञान और भूगोल के विषय विशेषज्ञों की एक कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम को बेहतर और
प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं ताकि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बेहतर तालमेल बन सके और पढ़ाई को अधिक सरल व प्रभावशाली बनाया जा सके। बोर्ड अध्यक्ष ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे विद्यार्थियों की भौतिक क्षमता के अनुरूप पाठ योजना बनाएं, जिससे कि वे तर्कशील बने और विषयों को आसानी से समझ सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और पठन पाठन की प्रक्रिया को ज्यादा तर्कसंगत और सरल बनाया जा सके। भिवानी जिले के लोहारू में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कविता आर्य पातवान ने कहा कि फसल बीमा घोटाले में शामिल दोषियों को सजा दिलवाने तक संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व कृषि मंत्री और उनके सहयोगियों ने भिवानी जिले के किसानों से 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। डॉक्टर बलवीर सिंह ठाकर ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सरकारी कंपनी AIC ने प्रति एकड़ 8,000 रुपए प्रीमियम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तत्कालीन कृषि मंत्री ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 20,000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम पर नियुक्त किया। इससे सरकारी खजाने को 12,000 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है। वहीं अशोक आर्य एडवोकेट ने बताया कि उपायुक्त भिवानी ने 14 अगस्त 2024 को 450 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि देने का आदेश दिया था, लेकिन कृषि मंत्री ने न केवल 150 करोड़ रुपए दिलवाए। इस तरह कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। किसानों ने एसडीएम लोहारू को ज्ञापन सौंपा, साथ ही थाना लोहारू में डीएसपी और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी। किसानों की मांग है कि 1 महीने के अंदर ब्याज सहित बीमा क्लेम की राशि उनके खाते में जमा की जाए। उन्होंने हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की भी मांग की है। हरियाणा के जो भी युवा बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि नू में रोजगार मेला लगने जा रहा है। यह रोजगार मेला गवर्नमेंट ITI नू मरोरा में लगने जा रहा है। मेले का आयोजन आज यानी 20 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे से होगा। इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करेंगी। अगर आप भी इस रोजगार मेले में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आपको अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ मेले में आना होगा। जरूरी दस्तावेजों के बारे में बात करें तो आपको अपने साथ बायोडाटा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी का एक सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ में लेकर आने होंगे। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और किया इंडिया के बाद हुंडई इंडिया ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। इससे पहले सभी कंपनियों ने 3 महीने पहले ही यानी दिसंबर में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें बढ़ाने के पीछे सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने लगभग एक जैसा ही कारण बताया है। कंपनियां इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स में बढ़ोतरी के चलते ऐसा फैसला ले रही है। कंपनियों के इस फैसले का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है, खासकर उन ग्राहकों पर जो नई कार खरीदने का विचार कर रहे हैं। हुंडई मोटर्स ने अप्रैल में गाड़ियों की कीमत में 3% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही कीमत में बढ़ोतरी की सीमा मॉडल्स और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग होगी। हुंडई फरवरी में मंथली सेल्स के मामले में मारुति सुजुकी के बाद दूसरे स्थान से फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। पिछले महीने महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे नंबर पर रहा। संभावना है कि अन्य कंपनियों की तरह होंडा भी 3% तक अपने मॉडल्स की कीमतें बढ़ा सकती है। इससे पहले कंपनी ने जनवरी में अपनी कारों की कीमत में 2% की बढ़ोतरी की थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक अब जारी रहेगी और इस पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम में रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए 2000 रुपए तक के पर्सन टू पर्सन यानी P2M ट्रांजेक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15% इंसेंटिव मिलेगा। पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन का मतलब है व्यापारी और ग्राहक के बीच किया गया यूपीआई ट्रांजैक्शन। अगर ग्राहक 2000 रुपए का सामान खरीदता है और यूपीआई से पेमेंट करता है तो दुकानदार को 3 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं बैंकों को भी इंसेंटिव मिलेगा। बता दें कि भारत में आरटीजीएस और नेफ्ट पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन आरबीआई के पास है। वहीं आईएमपीएस, रुपए, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ऑपरेट करती है। टेक कंपनी रियलमी ने बीते दिन यानी 19 मार्च को भारतीय बाजार में बजट सेगमेंट में 2 नए स्मार्टफोन Realme P3 और Realme P3 Ultra को लॉन्च कर दिया है। P3 Ultra में पावर बैकअप के लिए 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 896 OIS कैमरा मिलेगा। वहीं Realme 5G में समान बैटरी पावर में 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। P3 सीरीज के बेस वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 6 Gen 5G प्रोसेसर दिया गया है जो Realme UI 6.0 पर रन करता है। कंपनी ने
स्मार्टफोन को 3 स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपए रखी गई है। Realme P3 अल्ट्रा स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है, जो कि एंड्रॉइड के 15 वर्जन पर बेस्ड Realme UI 6.0 प्रोसेसर पर ऑपरेट करता है। P3 अल्ट्रा 3 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 23,999 रुपए रखी गई है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 147 अंकों पर यानी 75,449 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 73 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 22,907 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 23 शेयरों में से 27 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी टाटा स्टील, जोमेटो और पावर ग्रिड में करीब 3% की रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में तेजी दिखाई दी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 326 रुपए बढ़कर 88,680 पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद ये थोड़ा नीचे आकर 88,649 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 1 किलो चांदी 32 रुपए सस्ती होकर 99,968 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 83,050 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 90,590 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन